आपके घर में माँ बाप है, आपके बच्चे हैं, और वो वीडियो भेज जाते। धर्मेंद्र जी के जाने के बाद पूरा देश शोक में डूबा हुआ था। 27 नवंबर को मुंबई में उनकी शोक सभा आयोजित की गई, जहां बॉलीवुड के दिग्गज सितारे पहुंचे। अमिताभ बच्चन से लेकर सलमान खान तक सभी अपने प्रिय ही मैन को श्रद्धांजलि देने आए। लेकिन इस भीड़ में एक चेहरा सबसे ज्यादा खोजा जा रहा था, हेमा मालिनी का। लोग आपस में फुसफुसा रहे थे, हेमा मालिनी कहाँ हैं? क्या उन्हें आने से रोका गया? क्या देओल परिवार में दरार अभी भी बाकी है? सोशल मीडिया पर सवालों की बौछार लग गई, अफवाहें फैलने लगीं और पूरा माहौल भावनात्मक और उलझा हुआ नजर आया। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, सच क्या है? हेमा मालिनी शोक सभा में क्यों नहीं दिखाई दी? क्या यह परिवार के अंदर चल रहे तनाव का संकेत है या इसके पीछे कोई और बड़ी वजह थी? चलिए शुरू करते हैं। धर्मेंद्र जी के जाने के बाद सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की हुई कि उनकी शोक सभा 2 जगह क्यों हुई। सोशल मीडिया पर लोग सवाल पूछने लगे, क्या देओल परिवार फिर से बंट गया? क्या हेमा मालिनी और सनी बॉबी अलग अलग प्रेयर मीट कर रहे हैं? लेकिन हकीकत इससे थोड़ी अलग थी और काफी सरल भी। असल में पहली प्रेयर मीट जुहू में हुई, जहां सनी देओल, बॉबी देओल और पूरी देओल फैमिली मौजूद थी। इस मीट में फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े सितारे आए थे। वहीं दूसरी तरफ हेमा मालिनी और उनकी बेटियों ईशा और अहाना के लिए अलग से एक शांत और प्राइवेट प्रेयर मीट की व्यवस्था की गई। यह फैसला किसी लड़ाई या दूरियों के कारण नहीं था, बल्कि भीड़, मीडिया और सुरक्षा के कारण लिया गया कदम था। धर्मेंद्र 2 परिवारों के बीच जीते थे और किसी भी तरह की असहज स्थिति या विवाद की गुंजाइश नहीं चाहते थे। इसलिए दोनों परिवारों के लिए अलग अलग प्रार्थना सभा रखना सबसे सम्मानजनक तरीका माना गया, ताकि हर कोई शांति से, बिना कैमरों के दबाव के उन्हें याद कर सके और अलविदा कह सके। लेकिन जैसे ही लोगों को पता चला कि प्रेयर मीट 2 अलग अलग जगह हुई, अफवाहें फैलने लगीं और सोशल मीडिया ने इसे कड़वाहट और परिवार की तकरार का नाम दे दिया, जबकि असलियत यह थी कि यह फैसला सम्मान, सुरक्षा और शांत वातावरण के लिए लिया गया था, तकरार के लिए नहीं। जब धर्मेंद्र की प्रेयर मीट में हेमा मालिनी नजर नहीं आईं, तो लोगों ने सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें शुरू कर दीं। कुछ लोगों ने कहा कि शायद देओल परिवार ने उन्हें बुलाया ही नहीं, कुछ ने लिखा कि उन्हें अंदर जाने से रोका गया, और कुछ ने यह भी दावा किया कि परिवार के पुराने विवाद फिर सामने आ गए। लेकिन असली वजह इन अफवाहों से बहुत अलग थी। सच्चाई यह है कि हेमा मालिनी प्रेयर मीट में आने वाली थीं, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें लंबी यात्रा और भावनात्मक तनाव से बचने की सलाह दी थी। पिछले कुछ समय से वह स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रही थीं और ऐसी भीड़ और भावनात्मक माहौल उनके लिए सही नहीं था। इसी कारण उन्होंने निर्णय लिया कि वह सार्वजनिक सभा में शामिल नहीं होंगी। उन्होंने अपने घर पर ही एक निजी प्रार्थना सभा रखी, जहां परिवार के करीबी लोग और कुछ दोस्त आए और सभी ने मिलकर धर्मेंद्र जी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इसके साथ ही यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि वह नहीं चाहती थीं कि उनकी उपस्थिति मीडिया में अनावश्यक हंगामा पैदा करे। अगर वह आती तो कैमरों का सारा फोकस उनके और सनी बॉबी की प्रतिक्रियाओं पर जाता और पूरा माहौल भावनात्मक शांति की जगह मीडिया तमाशा बन सकता था। हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र जी के सम्मान में इंटेंशनली दूरी बनाए रखी, क्योंकि वह नहीं चाहती थीं कि विवाद या पुरानी बातें उस आखिरी विदाई के पल को खराब करें। यह निर्णय संवेदनशीलता और सम्मान का था, न कि नाराजगी का। धर्मेंद्र की प्रेयर मीट में बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारों की मौजूदगी ने इस बात को साबित कर दिया कि वह सिर्फ एक अभिनेता नहीं, बल्कि इंडस्ट्री का दिल थे। लोगों ने यह भी नोटिस किया कि सनी और उनकी मां प्रकाश कौर एकदम शांत और भावुक थे, और सनी लगातार अपनी मां का हाथ पकड़कर उन्हें संभालते रहे। कई सेलिब्रिटीज ने बाद में कहा कि उस माहौल में एक अजीब सी खामोशी थी, ऐसी खामोशी जिसमें दर्द, दूरी और अधूरी बातें छुपी हुई थीं। देओल परिवार की यह चुप्पी सबसे बड़ा संकेत थी कि रिश्तों के मसले अब भी अधूरे हैं। सितारों का आना जाना चलता रहा, लेकिन हर किसी को महसूस हुआ कि यह सिर्फ एक प्रेयर मीट नहीं, बल्कि एक परिवार के टूटे संबंधों की गहरी कहानी भी थी।
धर्मेंद्र की प्रेयर मीट के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर मानो तूफान आ गया। लोग यह समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हेमा मालिनी दिखाई क्यों नहीं दी। ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर लगातार सवाल उठते रहे। क्या हेमा को बुलाया ही नहीं गया? क्या देओल परिवार ने उन्हें जानबूझकर दूर रखा? क्या परिवार में तनाव अभी भी खत्म नहीं हुआ? कई पोस्ट वायरल हुए जिनमें दावा किया गया कि उन्हें प्रवेश नहीं मिला या उन्हें रोका गया, जबकि कुछ लोगों ने कहा कि हेमा मालिनी की गाड़ी पल भर के लिए आई भी थी और सुरक्षा व्यवस्था के कारण उन्हें भीड़ में प्रवेश करना मुश्किल लगा। सोशल मीडिया पर ओपिनियन दो भागों में बंट गया। एक तरफ लोग हेमा के सपोर्ट में थे, कहते हुए कि 45 साल साथ रहने वाली पत्नी होकर भी ना आ पाना कितना दर्दनाक होगा। दूसरी तरफ कुछ ने कहा कि परिवार की शांति के लिए दूरी रखना ही बेहतर था। यूट्यूब कमेंट सेक्शन, इंस्टा रील्स और ट्विटर थ्रेड्स में हजारों लोगों ने भावनात्मक प्रतिक्रियाएं दी। हर कोई अपनी समझ से कहानी जोड़ रहा था और इसी वजह से कंफ्यूजन और भी बढ़ गया। कुल मिलाकर सोशल मीडिया ने इस घटना को भावनाओं, गलतफहमियों और अफवाहों की एक बड़ी बहस का रूप दे दिया। भारत में परिवार, रिश्ते और रीति रिवाज सिर्फ निजी चीजें नहीं हैं, ये हमारी भावनाओं की जड़ है। धर्मेंद्र की दो अलग अलग प्रेयर मीट्स का होना सिर्फ एक आयोजन नहीं था, बल्कि एक सांस्कृतिक और भावनात्मक समझ का परिणाम था। हिंदू परंपराओं में अंतिम संस्कार से जुड़ी रस्में आमतौर पर पहली पत्नी और बेटों द्वारा निभाई जाती हैं। सनी और बॉबी अपने पिता के सबसे करीब थे और वह चाहते थे कि अंतिम विदाई शांति और सम्मान से हो, बिना किसी विवाद या मीडिया हंगामे के। दूसरी ओर हेमा मालिनी का भी अपना परिवार और पहचान है। वह धर्मेंद्र की पत्नी थीं, लेकिन वर्षों से दोनों परिवारों ने एक गरिमापूर्ण दूरी बनाए रखी है। इसलिए सार्वजनिक रूप से एक साथ बैठना और सभी की निगाहों का सामना करना दोनों परिवारों के लिए भावनात्मक रूप से कठिन था। इसलिए दो प्रेयर मीट्स करना एक तरह से सभी के लिए संतुलन बनाने जैसा था। धर्मेंद्र के जाने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या देओल परिवार अब एकजुट होगा या दूरियां और बढ़ेंगी? भविष्य क्या लाएगा, यह किसी को नहीं पता। वहीं अगर वसीयत की बात करें, धर्मेंद्र ने अपनी संपत्ति के लिए वसीयत बनाई है या नहीं, यह फिलहाल पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स में इस विषय पर जानकारी बहुत सीमित है और आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं हुई है। अगर वसीयत बनी है तो उसमें लिखी शर्तें ही कानूनी दृष्टि से मान्य होंगी और उनके वारिसों के हिस्से उसी के अनुसार तय होंगे। इसका मतलब यह है कि वसीयत में नामित व्यक्ति ही सीधे तौर पर संपत्ति के मालिक बनेंगे। वहीं अगर वसीयत नहीं बनी है तो उनकी संपत्ति हिंदू उत्तराधिकार कानून के तहत उनके बच्चों और अन्य कानूनी वारिसों में बांटी जाएगी। इस कानून के अनुसार बेटा, बेटी और वैध पत्नी सभी क्लास 1 वारिस संपत्ति में बराबरी के हकदार होंगे। हेमा मालिनी धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी हैं, लेकिन उनकी शादी कानूनी दृष्टि से पूरी तरह वैध नहीं मानी जाती। इसलिए उन्हें संपत्ति में हिस्सा मिलने की संभावना कम है। अगर धर्मेंद्र ने वसीयत में उन्हें नामित किया है तो वे हिस्सा पा सकती हैं, अन्यथा उनका हक पक्का नहीं माना जाएगा। वकीलों के अनुसार हेमा मालिनी की हिस्सेदारी का निर्णय इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या अदालत उनकी शादी को वैध मानती है और वसीयत की शर्तें क्या कहती हैं। इसलिए उनका हिस्सा अभी भी विवादित माना जा रहा है। धर्मेंद्र की बेटियां ईशा देओल और अहाना देओल को उनके पिता की संपत्ति में कानूनी हक मिलेगा। ईशा और अहाना के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वे धर्मेंद्र की दूसरी शादी से जुड़ी हैं और वसीयत या कानून के तहत उनका अधिकार सुरक्षित रहता है। उनके हिस्से का निर्धारण उनके पिता की कुल संपत्ति और अन्य बच्चों के हिस्सों के अनुपात में होगा। धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर से 4 बच्चे हैं। सनी देओल, बॉबी देओल, अजीता देओल और विजेता देओल। ये सभी क्लास आई वारिस हैं और कानून के अनुसार उन्हें पिता की संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। उनकी हिस्सेदारी का निर्णय कुल संपत्ति के आधार पर होगा और इसमें जमीन, घर, व्यवसाय और नकद शामिल होंगे। इसलिए पहले विवाह के बच्चों का हक कानूनी रूप से सुरक्षित है और वे अपने हिस्से के लिए पूरी तरह से पात्र हैं। धर्मेंद्र के बड़े बेटे सनी देओल को उनकी हिस्सेदारी में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मिलने की संभावना है।
मीडिया और कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार कुल संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा उनके नाम जा सकता है। सनी देओल न सिर्फ परिवार के बड़े बेटे हैं, बल्कि उन्होंने फिल्मों और बिजनेस में भी अपनी पहचान बनाई है। रिपोर्ट्स में अनुमान लगाया गया है कि उनके हिस्से की कुल रकम 130 करोड़ के करीब हो सकती है। वसीयत और कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही उनका हिस्सा निश्चित रूप से स्पष्ट होगा। बॉबी देओल, अजीता देओल और विजेता देओल भी धर्मेंद्र के क्लास 1 वारिस हैं। अगर वसीयत नहीं बनी है तो कानून के हिसाब से उन्हें भी पिता की संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। उनकी हिस्सेदारी में जमीन, घर, बिजनेस और नकद शामिल हो सकता है। यह अधिकार कानूनी रूप से सुरक्षित है और इन बच्चों को भी उनके हिस्से के लिए किसी तरह का न्यायिक संघर्ष करने का अधिकार है। कुल मिलाकर ये तीनों बच्चे भी परिवार की संपत्ति में महत्वपूर्ण हिस्सेदार हैं। धर्मेंद्र की जायदाद इतनी बड़ी है कि इसके बंटवारे में कानूनी विवाद की संभावना बनी रहती है। अगर किसी वारिस को लगे कि उसका हक कम आंका गया है, तो वह अदालत में चुनौती दे सकता है। वसीयत मौजूद होने पर भी इसकी वैधता और शर्तों पर सवाल उठ सकता है। इसके अलावा नॉटनल पार्टीशन की अवधारणा लागू होने पर भी वारिसों के बीच हिस्सेदारी का सही अनुपात तय करने में जटिलताएं हो सकती है। इसलिए आने वाले महीनों में यह मामला कानूनी दृष्टि से और मीडिया में लगातार चर्चा का विषय बने रह सकता है। हेमा मालिनी के लिए यह बंटवारा सिर्फ वित्तीय नहीं, बल्कि उनके राजनीतिक और सामाजिक प्रतिष्ठा का भी सवाल है। अगर उन्हें बड़ा हिस्सा मिला तो यह उनके लिए एक शक्ति और सम्मान का प्रतीक बन सकता है। लेकिन चूंकि कानूनी दृष्टि से उनका हिस्सा पक्का नहीं है, इसलिए यह उनके लिए जोखिम भरा मामला है। अन्य वारिसों के साथ बातचीत और अदालत के निर्णय उनके हिस्से को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए हेमा मालिनी के लिए यह बंटवारा संवेदनशील और सावधानी से निपटाने वाला मामला है। धर्मेंद्र की जायदाद का बंटवारा अब तक पूरी तरह सार्वजनिक नहीं हुआ है, इसलिए इसका भविष्य कानूनी और पारिवारिक निगरानी पर निर्भर करेगा। आने वाले समय में अदालत, वकील और परिवार के वरिष्ठ सदस्य इस प्रक्रिया पर नजर रखेंगे। अगर कोई वारिस या बच्चा आपत्ति दर्ज करता है तो अदालत में मामले को सही तरीके से हल किया जाएगा। मीडिया भी लगातार इसे कवर कर रही है, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है। इसका उद्देश्य है कि संपत्ति का बंटवारा न्याय संगत, साफ और सभी वारिसों के लिए संतोषजनक तरीके से हो। धर्मेंद्र की संपत्ति सिर्फ घर और जमीन तक सीमित नहीं है। इसमें बैंक में जमा नकद, शेयर, रॉयल्टी और बिजनेस इन्वेस्टमेंट भी शामिल हैं। बंटवारे में यह ध्यान रखना होगा कि कौन कितना नकद लेगा और कौन कितना शेयर या निवेश का हिस्सा पाएगा। अगर वसीयत मौजूद है तो यह तय करेगा कि नकद और अन्य निवेश किसे कितने हिस्से में मिलेंगे। कुल मिलाकर गैर रियल एस्टेट हिस्सेदारी बंटवारे को और जटिल बना सकती है, लेकिन यह सुनिश्चित करती है कि सभी वारिसों को उनके हिस्से का न्यायपूर्ण लाभ मिले। धर्मेंद्र की संपत्ति और बंटवारे की खबरें मीडिया और सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रही हैं। लोग, फैंस और दर्शक लगातार इस पर नजर रख रहे हैं। मीडिया का यह कवरेज पारदर्शिता बनाए रखता है और यह सुनिश्चित करता है कि सभी वारिस कानूनी और सामाजिक नजरिए से संतुलित निर्णय लें। इसके अलावा जनमत और मीडिया दबाव भी परिवार को समझौते और कानूनी प्रक्रिया में सही कदम उठाने के लिए प्रेरित कर सकता है। इसलिए मीडिया और जनता का रोल इस बंटवारे में बहुत अहम माना जाता है। धर्मेंद्र की जायदाद का बंटवारा केवल आर्थिक नहीं है, बल्कि इसमें पारिवारिक और भावनात्मक पहलू भी जुड़ा है। हेमा मालिनी और उनकी बेटियों के लिए हिस्सा पाना सम्मान का मामला है। पहले विवाह के बच्चों के लिए यह पिता की मेहनत और विरासत का प्रतीक है। इसलिए सभी वारिसों के लिए जरूरी है कि वे सिर्फ पैसों की नहीं, बल्कि भावनाओं और पारिवारिक रिश्तों की जिम्मेदारी समझकर बंटवारे की प्रक्रिया में कदम रखें। अंततः धर्मेंद्र की जायदाद का बंटवारा एक जटिल लेकिन बेहद रोचक और संवेदनशील मामला बन गया है। संभावना अधिक है कि उनकी संपत्ति मुख्य रूप से उनके बच्चों सनी, ईशा और अहाना देओल के बीच बंटी हुई दिखाई दे। हेमा मालिनी का हिस्सा फिलहाल पूरी तरह स्पष्ट नहीं है और यह पूरी तरह वसीयत की शर्तों
और कानूनी निर्णयों पर निर्भर करेगा। वकीलों के अनुसार यदि वसीयत में उन्हें नामित किया गया है तो उन्हें हिस्सा मिल सकता है, अन्यथा उनका हक विवादित रहेगा। ईशा और अहाना देओल को सुप्रीम कोर्ट और नॉटनल पार्टीशन के सिद्धांतों के अनुसार सुरक्षित हक मिलने की संभावना अधिक है और पहले विवाह के बच्चों का हिस्सा भी कानूनी रूप से पूरी तरह संरक्षित है। मीडिया और जनता इस पूरे मामले पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, जिससे प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और संतुलित बने रहने में मदद मिल रही है। इस बंटवारे का असर केवल आर्थिक रूप से नहीं, बल्कि भावनात्मक और पारिवारिक रिश्तों पर भी गहरा पड़ेगा। संपत्ति के साथ जुड़े भावनात्मक जुड़ाव, परिवार की प्रतिष्ठा और व्यक्तिगत संबंध भी इस प्रक्रिया का हिस्सा है। इस वजह से यह मामला सिर्फ कानूनी लड़ाई नहीं, बल्कि परिवार और समाज के लिए भी संवेदनशील और ध्यान देने योग्य स्थिति बन गया है। लेकिन सच यह भी है कि रिश्तों की गहराई सिर्फ रस्मों से नहीं मापी जाती। कई बार चिता के सबसे पास खड़ा व्यक्ति ही सबसे ज्यादा प्यार करने वाला नहीं होता और कई बार सबसे दूर खड़ा इंसान सबसे ज्यादा टूट रहा होता है। धर्मेंद्र की अंतिम यात्रा के दौरान यह बात बहुत साफ दिखाई दी। हेमा मालिनी का दुख कैमरों को बिल्कुल भी दिखाई नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने चीखी नहीं, रोई नहीं, किसी से शिकायत नहीं की। उन्होंने अपने भीतर के दर्द को पूरी तरह से खुद में समेट लिया और बस अपने आंसुओं को चश्मे के पीछे छिपा लिया। ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने अपने 45 साल की लंबी शादी और जिंदगी में आए उतार चढ़ाव और कठिनाइयों को दुनिया से छिपाया। उनकी शांत और संयमित मौजूदगी यह दर्शा रही थी कि सच्चा दर्द हमेशा शोर मचाकर नहीं दिखाई देता। लोग अक्सर केवल बाहरी भावनाओं को देखकर किसी के दुख का अंदाजा लगाते हैं, लेकिन असली दर्द अक्सर अंदर ही अंदर चुपचाप झलकता है। हेमा ने अपनी भावनाओं को नियंत्रित करके न सिर्फ खुद को संभाला, बल्कि इस मुश्किल समय में परिवार और लोगों के लिए भी एक मिसाल कायम की। अंत में आपको बता दें कि वसीयत के मामले में परिवार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। बताई जा रही बातों की पुष्टि नहीं होती, ये सिर्फ मीडिया की अटकलें हैं। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या देओल परिवार एक हो पाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको यह वीडियो दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों और परिवार के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि अगली सच्ची कहानी आप मिस न करें।